In this video, we are going to discuss about transforming principle कि किसने दिया था, कब दिया था. ठीक है, तो ये 1928 में फेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था. बेसिकली इन्होंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करके एक बैक्टीरिया है उस पे किया था. अब जो ये बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन्स थे, एक रफ स्ट्रेन था और एक स्मूथ स्ट्रेन था. ठीक है, तो यहाँ पर आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन. ठीक है, आर का मतलब होता है रफ और एस का मतलब होता है शाइनी, या फिर आप स्मूथ भी बोल सकते हो. बेसिकली ये शाइनी या स्मूथ क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस की पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग है उसके सरफेस पर जो कि उसको शाइनी बनाती है. और पता चला कि जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, मतलब ये डिसीज़ कॉज करता है. और जो रफ स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये डिसीज़ नहीं करवा रहा है. तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन. तो ये जो एस स्ट्रेन है जो स्मूथ है वो रिस्पॉन्सिबल है माइस में, यानी कि चूहे के अंदर डिसीज़ करवाने में. और जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, इसका मतलब ये है कि वो माइस में निमोनिया नहीं करवा रहा है. तो जो फेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, किससे, माइस से. ठीक है, तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया माइस में तो उन्होंने देखा कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है. ऐसा क्यों, क्योंकि वो नॉन वायरुलेंट है, उसने डिसीज़ नहीं करवाई, तो वो क्या हुआ, लाइव हुआ वो. तो इसलिए जो माइस थी वो क्या कर गई, सर्वाइव कर गई. फिर उन्होंने जब एस स्ट्रेन को माइस में इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उन्होंने देखा कि जो एस स्ट्रेन है वो तो वायरुलेंट है, मतलब वो तो आप डिसीज़ कॉज करेगा ही. तो इस एस स्ट्रेन ने माइस के अंदर निमोनिया डेवलप करवा दिया और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई. फिर उन्होंने क्या किया, उसने सोचा कि जो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है उसको मैं हीट किल कर दूँ. इसका मतलब होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर दिया जाता है हीट किल से. तो फिर उसने जब उसको माइस में इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उसने ये देखा कि यार उसने तो कोई मतलब डिसीज़ करवाया ही नहीं, उसने डिसीज़ कॉज किया ही नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट किल करने पर जो इसकी निमोनिया वाली जो प्रॉपर्टी थी वो किल हो गई. ठीक है, और जो माइस है वो क्या रहा, लाइव रहा. फिर उसने सोचा कि क्यों ना ये जो आर स्ट्रेन वाला है, मतलब जो ये हीट किल वाला है, इसको मैं आर स्ट्रेन के साथ मिला कर डालूँ. तो फिर क्या करा, जब उन्होंने इसके साथ में, मतलब देखो ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को अपन ने, एस स्ट्रेन जो है वो हीट किल है, ठीक है, इसके साथ में जब हमने आर स्ट्रेन को ऐड करा, ठीक है, फिर जब हमने इसको माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उन्होंने देखा कि पता नहीं ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से जो ये आर स्ट्रेन है ये क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया. तो जब ये वायरुलेंट हो गया तो माइस को क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा और क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो डाई हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में कि जो एस स्ट्रेन और जब आर स्ट्रेन को हमने जब साथ में मिलाकर डाला तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हो गया और उसने क्या कॉज कर दिया, माइस को निमोनिया कॉज कर दिया, जिसकी वजह से वो मर गया. पर जो ये फेडरिक ग्रिफ्थ थे 1928 में ये बता नहीं पाए थे कि वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस था जिसकी वजह से वो जो आर स्ट्रेन है वो भी वायरुलेंट हो गया और उसकी वजह से माइस की डेथ हो गई. कुछ ऐसा केमिकल था जिसने जो आर स्ट्रेन के अंदर जो म्यूकस का जो कोट था ना उसको सिंथेसाइज कर लिया था. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एस स्ट्रेन की शाइनी इसलिए क्योंकि पॉलीसेकेराइड का कोट होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वायरुलेंट हो जाता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उसने और किस तरीके से किया था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ये भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि फेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था. पर जो इसको देने वाले 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, ठीक है, उसमें था एक एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी. और ये लगभग कब से कब तक की बात है, 1933 से 44 तक की बात है. ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए. तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, इन्होंने ये पता लगाया कि जो फेडरिक ग्रिफ्थ का जो प्रिंसिपल था, जिन्होंने ये बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसकी वजह से आर स्ट्रेन क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया. उसने माइस में निमोनिया करवाया एंड देन वो मर गया. तो वो ये जानना चाहते थे कि इसका केमिकल नेचर है क्या, तो उसको बोला जाता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन. याद रखना, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी. ये 3 साइंटिस्ट थे. कौन से टाइम की बात है ये, 1933 से 44 तक की बात है. अब इन्होंने क्या किया, जो फेडरिक ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इसको वापस करके देखा. तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, सारे प्रोटीन्स को किल करने के लिए, ठीक है, सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने के लिए प्रोटीएसिस एंजाइम को यूज़ किया.
देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो एस स्ट्रेन था वो क्या था, हीट किल था। ठीक है, उसके साथ में हमने आर स्ट्रेन को ऐड किया, देन माइस में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसकी डेथ हो गई। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये हीट किल एस स्ट्रेन था, ठीक है, इसमें जितने भी प्रोटीन्स थे उनको क्या किया, इसे निकाला, देन उसको डाइजेस्ट करवाया, किसकी हेल्प से, प्रोटीएसिस एंजाइम की मदद से। लेकिन क्या हुआ, तब भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आर स्ट्रेन फिर भी वायरुलेंट ही बनेगा और फिर भी वो माइस को निमोनिया करवाएगा। फिर उसने क्या किया, जितने भी आरएनए थे हीट किल के अंदर उनको डाइजेस्ट करवा दिया, किसकी मदद से, आरएनएस एंजाइम की हेल्प से। तो जब उन्होंने आरएनएस एंजाइम का यूज़ करके सारे आरएनए को डाइजेस्ट करवा दिया, तब भी कोई चेंज नहीं आया। अभी भी कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आर स्टेन में गया, जो इसको वायरुलेंट अभी भी रख रहा है और जिसकी वजह से माइस के अंदर निमोनिया अभी भी हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में भी कोई चेंजेस नहीं आए। फिर फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब चलो अपन इसके सारे डीएनए को डाइजेस्ट करवा देते हैं। तो डीएनए को डाइजेस्ट करवाने के लिए उन्होंने कौन से एंजाइम का यूज़ किया, डीएनएस एंजाइम का यूज़ किया। तो जब इस हीट किल के सारे डीएनए को किल कर दिया गया, तो इस बार कोई भी सब्सटेंस आर स्टेन में नहीं गया, आरएनए के ऊपर कोई भी म्यूकस की या पॉलीसेकेराइड कोटिंग नहीं आई और माइस मरा ही नहीं या मरी ही नहीं। तो वो क्या था, वो डीएनए ही था जो आर स्ट्रेन के ऊपर म्यूकस की कोट को सिंथेसाइज कर रहा था और इसी वजह से जो माइस है वो निमोनिया डेवलप कर रही थी और वो मर रही थी। ठीक है, तो जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है जेनेटिक मटेरियल का, वो ये तीनों साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनए ही होगा। तो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने 1933 से 44 के बीच में ये प्रूव किया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने तो प्रूव कर दिया, लेकिन कोई तो ऐसा साइंटिस्ट होगा जिन्होंने कंफर्म किया होगा कि यही डीएनए है या यही जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर से दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हर्शी एंड चेज, ये नाम आपने सुना होगा, प्रोफेसर ऑफ डीएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नाम क्या है, हर्शी एंड चेज। इन दोनों ने मिलकर ये प्रूव किया था कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। अब उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो अब उन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, जो कि वायरस का एक प्रोटीन कोटेड जो सल्फर से बना होता है। तो फर्स्ट केस में तो उसने रेडियो एक्टिव कर दिया उसको। ठीक है, ये किसने लिया था, हर्शी एंड चेज ने किसको लिया था, बैक्टीरियोफेज को। और ये जो दूसरा बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ये मैंने रेड से रिप्रेजेंट करा है, तो ये रेडियो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको इन्होंने रेडियो एक्टिव करा, डीएनए को। और यहाँ पर जो डीएनए मटेरियल है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर प्रोटीन कोड को सल्फर से रेडियो एक्टिव किया गया है। ठीक है, तो 35 लिखा हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पे खाली सल्फर को ही क्यों रेडियो एक्टिव किया है प्रोटीन से, डीएनए को क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर तो डीएनए को किया है और वो तो आपने फॉस्फोरस से किया है, ना कि सल्फर से। तो जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस अटैक करते हैं, उनका जो वायरस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जो प्रोटीन होता है, उसका जो कोड होता है वो सल्फर से बना होता है और डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है। हमारा जो डीएनए मटेरियल है वो क्या है, फॉस्फोरस से बना होता है, उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। डीएनए के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पर जो इकोलाई बैक्टीरिया है, जब ये बैक्टीरियोफेज इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर आकर अटैक करेगा, अटैक कर रहा है, बाइंडिंग हो रही, तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर जो सेकंड केस है उसमें बाइंडिंग होगी और जो थर्ड केस है उसके अंदर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो प्रोटीन कोड इससे अगर अटैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट केस में आप ये देखोगे तो इसके अंदर जो प्रोटीन मटेरियल है वो इसके अंदर अंदर चला गया है। ठीक है, यहाँ से वो अटैच हुआ, अटैच होने के बाद में वो यहाँ पर अंदर आ गया, लेकिन इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव वाली जो चीज़ है वो क्या है, बाहर है। तो इस वाले केस में भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वही अंदर दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या ना हो, दोनों ही केस में जिस चीज़ की एंट्री हो रही है वो क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या है, डीएनए है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में हर्शी एंड चेस ने सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था। सल्फर प्रोटीन कोड होता है बैक्टीरियोफेज का, और जो फर्स्ट केस है इसमें हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव नहीं किया है। जब मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब उसने अटैच हुआ जब बैक्टीरियोफेज, इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ गई है वो तो
रेडियो एक्टिव है ही नहीं। तो इस वाले केस में जो रेडियो एक्टिव नहीं था वो क्या था, डीएनए। तो इस केस के अंदर या बोल सकते हो इस बैक्टीरिया के अंदर जो गया है वो क्या है, डीएनए है। फिर सेकंड केस में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो क्या था, हमारा डीएनए था। कौन था, डीएनए। और फिर ये वाला सब्सटेंस जब सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर मिला। तो इस केस में भी जो अंदर जो चीज़ गई है वो क्या है, डीएनए है। तो इस तरीके से पता चला कि दोनों ही केस में जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर गया था, वायरस का मतलब बैक्टीरियोफेज का, वो क्या था, डीएनए था। तो इस तरीके से प्रूफ मिल गया था कि डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये ब्लेंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, BLE, ब्लेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एज अ रिजल्ट पता क्या चला कि जो डीएनए है वही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। इन पर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको सारे साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, किसने किसके बारे में क्या बताया था वो पता होना चाहिए, कौन से ईयर में बताया था और कब तक वो चला था वो भी आपको पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चंस आते हैं।